स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग लिखो, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक। बिना लैपलास के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बिना लैपलास के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। एक होगा हमारे पास ओपन लूप सिस्टम, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं मैं। एक और क्या होता है, कॉलेज में पढ़ा होगा। हम वो एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या जो हमने पढ़ा है? क्या वो बेटा लिखना स्टार्ट करो ना। देखो मैं अभी वो एग्जाम्पल ले रहा हूं जो मैंने एनालॉग में पढ़ाया है। कंपेरेटर याद है? अच्छी बात है। तो कंपेरेटर जो पढ़ाया था वो कैसा सिस्टम है? विदाउट फीडबैक। और क्लोज लूप में ऐसा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर तो पढ़ना ही है हम लोगों को। अगर मैं एनालॉग नहीं पढ़ाया होता तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी कोट नहीं करता मैं। ठीक है, कंपेरेटर और स्मिथ ट्रिगर। देखना स्मिथ ट्रिगर सर्किट में फीडबैक था। ठीक है, हालांकि थोड़ा वक्त रिलेट करेंगे, उसके बाद तो हटा देंगे। एक पॉइंट लिखो आप, क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज्ड लूप system is characterized by feedback. Closed loop system is characterized by feedback. Closed loop system is characterized by feedback. तो दो फीडबैक हमें सिलेबस में पढ़ना है। फर्स्ट वन, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। दूसरा, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक। ये हो गया इतना। एक काम करो, इसके नीचे लिखो, एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज एम्पलीफायर। एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज एम्पलीफायर। एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज एम्पलीफायर। लिखा है इतना। आगे, एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज ऑसिलेटर। एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या है? एम्पलीफायर। और एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक क्या है? ऑसिलेटर। बगल में ये फिगर बना के छोड़ दो आप। लेबलिंग उतनी करने की नीड नहीं है, वी नॉट वी आई। कल की क्लास जब आओगे तो पढ़ के आना है, ध्यान रखना इस बात का। ये आर एफ है, फीडबैक रेजिस्टेंस। देखो कैसा फीडबैक दिख रहा है आपको। नेगेटिव फीडबैक
मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, ये है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। कितना लिख लिया? हेडिंग लिखो, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। टाइम पे आया करो ना बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा सा केयर ज्यादा करना, क्योंकि एनालॉग की तुलना में इसका वेटेज ज्यादा है। आपके एनालॉग और डिजिटल का A to D D to A को हटा के 8 नंबर का वेटेज है। एनालॉग डिजिटल कंबाइन करके अगर आप एवरेज निकालेंगे 8 9 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा। ये इकलौता उतना मार्क्स का है, 8 to 10 मार्क्स का कंट्रोल सिस्टम्स। इस बार का भी वेटेज देखोगे तो 8 to 9 मार्क्स का है। हम लोग जो एनालॉग पढ़ा था उससे ज्यादा वेटेज है इसका, कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। समझ में आ गया? इधर देखो, इनपुट को और किस नाम से जानते हैं आप? एक्साइटेशन। आउटपुट को और किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना इस बात का। ये क्या लिखा हुआ है आगे? अब डेफिनेशन लिखो आप। कंट्रोलर हमारे सिलेबस में है तो अलग से कंट्रोलर को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? कंट्रोलर अलग से पढ़ना ही है हम लोगों को। नीचे एग्जांपल लिख लो, मैनुअली ऑपरेटेड स्विच इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम। मैनुअली मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। घर में जितने स्विचेस है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है? मैन के द्वारा ना। हाँ, ये मत बोलना सर पैट्रियार्कल थॉट वुमेन भी तो करती है। ये सब अजीब लगेगा ना फिर। मैनुअली जो बना है वो मैन से बना हुआ है, तो मैनुअली ऑपरेटेड स्विच इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं फिर तो कंटिन्यू करेंगे हम। नया फोन का वॉल्यूम बढ़ाया आपने? कान में ईयरफोन लगाने के बाद नया फोन जब रहता है, वॉल्यूम बढ़ाया आपने? एक सर्टेन लेवल के बाद क्या नोटिफिकेशन आता है कि अगर आप बढ़ाओगे
तो कान डैमेज हो सकता है, ये फीडबैक सिग्नल है। यहाँ पे फीडबैक सिग्नल कहाँ है? तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फीडबैक सिग्नल है, ये भी लिख देता हूं मैं, लेकिन आपको बाद में लिखना है, पहले समझना है क्या कह रहा हूं मैं। एब्सेंस ऑफ फीडबैक सिग्नल कहाँ रहेगा? ये फीडबैक सिग्नल कहाँ नहीं मिलेगा? अरे यार कहा करो ना, किस सिस्टम में आपको फीडबैक नहीं मिलेगा? जैसे हमारे जितने भी एप्स हैं, जो आप ऐप यूज करते हो ना, जैसे मिंत्रा है और क्या, ब्लिंकिट है, वो किस में, वो उसमें फीडबैक है या नहीं है? आप जैसा फीडबैक देते हो उसके मुताबिक वो अपडेट कर देते हैं और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। ओपन लूप सिस्टम नहीं है वो भी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट वन, इमेजिन करो ये हॉल छोटा है और ये एसी 2 टन का ही है। हॉल छोटा है और 2 टन का ही एसी, 25 में कंप्रेसर ऑन रहेगा इसका, तो रूम ठंडा करेगा, और रूम ठंडा होने के बाद वो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो ओपन लूप नहीं है, वो क्लोज लूप है। ठीक है, सिंपल मतलब है जहां जहां सेंसर लगा होता है। नल चालू किया आपने कभी घर का, पढ़ो उसको। नल चालू किया, अब ऐसे भी पढ़ा करो, मेरा पूरा बॉडी लैंग्वेज रीड करने की कोशिश किया करो। नल चालू किया कैसे? ऑपरेटेड नल, दैट मीन्स फॉसेट। फॉसेट की स्पेलिंग बताओ। अच्छा साइन आप तो नहीं आया ना आज? FAUCET, फॉसेट मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है टूटी, टूटी जो भी है, ऐसा ऐसा प्रोनाउंसिएशन उसका। नल, ठीक है, टूटी बंद कर दो बोलते हैं। तो टूटी नल का ऊपर वाला पोर्शन है एक्चुअली। आप उसको मैनुअली बंद करते हो, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये फॉसेट ना, साइड में लिख लेना। सर फॉसेट वाला शब्द हमें इसलिए सिखा रहे थे कि आप नल चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो जाएगा। समझ में आया? उसको बंद करना पड़ेगा। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट वन, वेट वेट, लिखने का टाइम तो देता हूं मैं। ऐसे करो जैसे आज ही हमारी पहली क्लास है। हाँ, ट्रैफिक, ट्रैफिक लाइट। स्पेलिंग सही है ना? मेरे को स्पेलिंग में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट नहीं मुझे। ध्यान रखना, किस पे डाउट है? क्या? स्पेलिंग पे? स्पेलिंग आप संभाल लोगे? हाँ, ट्रैफिक लाइट, ये नेहरू नगर चौक वाला बताओ। क्लोज लूप रहता है क्योंकि ऐसा पूरा लूप कंप्लीट कर लिया इसलिए क्लोज लूप है। क्लोज लूप किसको बोलेंगे पता है? सुबह सुबह ये बताओ, सुबह सुबह किधर की डायरेक्शन में ट्रैफिक ज्यादा मिलती है? इमेजिन कर लेते हैं हम जब रायपुर जा रहे हैं सुबह सुबह, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल रहा है, बाकी 3 जगह से लगभग ना के बराबर ट्रैफिक है, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि रायपुर के डायरेक्शन में सिग्नल ज्यादा वक्त तक ग्रीन रहे, क्योंकि वो ट्रैफिक जल्दी क्लियर करना है। लेकिन इनका फिक्स सेट ऑफ रूल है, इधर 60 सेकंड, इधर 60 सेकंड, इधर 60 सेकंड, इधर 60 सेकंड, या आगे पीछे कर लो। तो ट्रैफिक कम हो या ज्यादा हो, हमेशा ऐसे ही एक्ट करता है। तो इंडियन ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम। इमेजिन करो मैं वहां पे फीडबैक सेंसर लगा दिया, पूरे रोड में बिछा दिया, जो गाड़ियों के वेट को सेंस कर रहा है और नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट कर रहा है। लेजर बीम इमेजिन करो हम ड्रॉप कर देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं वही ट्रैफिक लाइट से बाई अप्लाइंग दिस। कहाँ? ये फीडबैक सिग्नल, बट यहाँ पे एब्सेंस है, उसको छोड़ो, अभी प्रेजेंस बोलो आप। तो ना वो ज्यादा वक्त तक ग्रीन कहाँ रहेगा फिर? हाँ, तो वो हो जाएगा फीडबैक सिस्टम। तो जैसे ही फीडबैक सिस्टम होगा तो वो ओपन लूप नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अभी तो फिक्स सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहा है, आप चाहे कुछ भी करो। इमेजिन करो आप यहां से जा रहे हो सेक्टर एरिया की तरफ, तीनों तरफ ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ इधर ट्रैफिक है, तो भी देखना उधर भी ग्रीन करेगा, लेफ्ट में भी ग्रीन करेगा, राइट में ग्रीन करेगा। वो फिक्स सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहा है, चाहे आप कुछ भी करो। हो गया? उसका नाम बताना जो ठंड में गर्म पानी करते हैं नहाने के लिए। गीजर, छोटा वर्जन। अमीरों की बात नहीं कर रहा हूं, गरीबों की। रॉड। हाँ तो एमर्जन, एमर्जन ना। आप एक गीजर, रुक तो जा, गीजर डायरेक्टली चले गए हम। गरीब लोग, बैचलर लोग कैसे करते हैं ये बताओ? गरीब मतलब एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यूं ही ऐसे कह रहा हूँ। इंडक्शन में गर्म करते हो, ठीक है, इंडक्शन नहीं, वो जो रॉड डालते हैं जिसमें मैगी बनाते हैं बहुत लोग, पूरा बाल्टी भर। स्पेलिंग बताओ।
एमर्जन रॉड, ROD लिख दे रहा हूं, आप समझ जाओ आप। ये कैसा एग्जाम्पल है? ओपन लूप क्लोज लूप। पानी गर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है? बताओ जल्दी, पानी गर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है या गर्म करता ही रहता है, करता ही रहता है जब तक बकेट ना जल जाए? हाँ, तो कैसा सिस्टम है ये? ओपन लूप सिस्टम। अब पढ़ो इसको। मैनुअली ऑपरेटेड स्विच, लाइट कब बंद होगा ये वाला? जब हम लोग चले जाएंगे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ये। ऐसा कहाँ होता है? ऑटोमेटिकली लाइट कहाँ बंद होता है? सेंसर ड्रिवन। सेंसर इज द मेन रीजन बिहाइंड फीडबैक सिग्नल जनरेशन। अब हमारी बॉडी का एग्जाम्पल बताओ। हमारा शरीर ओपन लूप है या क्लोज लूप है? क्या तुम लोग भी? आंखें सेंसर है, फीडबैक सिग्नल है। स्किन टच सेंस कर रहे हैं ना हम। गुड टच बैड टच नहीं हो रही आ रहा है। अब टच कर रहे हैं, सेंसर है। नेक्स्ट, 5 सेंस ऑर्गन पढ़ा था, नाम बता दो। स्मेल, टेस्ट, टच, विजन, एक और रह गया। हाँ, सुनना। 5 सेंस ऑर्गन है ना? क्या जनरेट कर रहे हैं वो सेंस ऑर्गन? किसको देते हैं? ब्रेन को। तो हमारी बॉडी इज एन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। बुखार आता है ना, बुखार, बुखार अच्छी चीज है, आप जानते हो। वो टेम्परेचर बढ़ाकर बुखार के जो वायरसेस, वायरसेस नहीं बैक्टीरिया, वो बताते हैं फॉरेन पार्टिकल अटैक किया आपके बॉडी को। फीडबैक सिग्नल है। जिसको कई सालों से बुखार नहीं आया है, तो या तो उसको बहुत स्वस्थ है वो, या तो दूसरा उसकी बॉडी में अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है जिसमें फीडबैक सिग्नल बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहा है। अब क्लियर है? ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही लिखना है आपको। लिखो। उसके बाद हम ओपन लूप सिस्टम को डिफाइन करेंगे। वैसे तो ऊपर सारे एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अभी हेल्थ ठीक है बेटा? आपको? किसको? कौन सा लाइट को? वो कहाँ क्लोज लूप है बताओ? हाँ, तो सेट ऑफ रूल्स ही है बेटा। पहले नॉर्थ डायरेक्शन में अगर ग्रीन हो रहा है, उसके बाद साउथ में हो रहा है, तो हर बार नॉर्थ के बाद साउथ ही आएगा। अगर फीडबैक होता तो वो क्या करता पता है? सिचुएशन ओरिएंटेड काम करता। ये सिचुएशन ओरिएंटेड ड्रिवन नहीं है। प्रेरणा, अभी हेल्थ ठीक है? क्लास रेगुलर रहेंगे अभी? एनालॉग एनालॉग अटेंड किया था पूरा? मैं अटेंडेंस चेक करता हूँ ना बीच बीच में ऑनलाइन पे। लिख लिया क्या? इंपॉर्टेंट नोट लिखो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, OLCS लिखना आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OLCS। OLCS। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब OLS बाद में लिखेंगे। कंट्रोल सिस्टम तो पढ़ ही रहे, तो बाद में ये चेंज होके ओपन लूप सिस्टम हो जाएगा। लिखो। इन केस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, controller action is independent of output. Controller action is independent of controller action is independent of output. In case of open loop system, controller action is independent of output. हो गया इतना? इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फैन ऑन मान लो हम करते हैं, फैन की स्पीड बढ़ाओ, बढ़ जाएगा। फैन की स्पीड के हिसाब से आप उसको कम ज्यादा नहीं करते। वो हम फ्री है, कंट्रोलर एक्शन में बढ़ाना घटाना हम फ्री है। फैन की स्पीड ज्यादा हो या कम हो, हम अपनी मर्जी से उसकी स्पीड को ऑन और ऑफ करते हैं। ऐसे नहीं कि इसकी स्पीड ऑन है तो और फर्दर फास्ट नहीं कर पाऊंगा। एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट पे डिफाइंड है। चल सकते हैं आगे? नीचे लिखो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। इन ओपन लूप सिस्टम वी आर नॉट हैविंग एनी सेंसर। इन ओपन लूप सिस्टम वी आर नॉट हैविंग एनी सेंसर।
वी आर नॉट हैविंग एनी सेंसर। हो गया। एग्जाम्पल्स तो काफी था। आगे लिखो। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। जितने लोग फिफ्थ सेम में है, सब्जेक्ट को दो पॉजिटिव साइड की वजह से पढ़िए आप। एक तो गेट एग्जाम में है ना, वो तो है ही, तो डेफिनेटली है। एक और रीजन बताओ, सेमेस्टर एग्जाम में भी है, तो आपको तो दो एडवांटेज मिलेगा। वहां पे प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है ब्लू कलर के पेन से, दैट्स नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ एडर सर्किट। लिख लिया। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ये पढ़ना है हमको। डेफिनेशन लिखिए आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। A system in which controller action, a system in which controller action
A system in which controller action completely depends on output. A system in which controller action completely depends on output. Then it is called as closed loop control system. Then it is called as closed loop control system. हो गया? नीचे लिख लेना पैराग्राफ चेंज करके. Example is an automatic control system. Example is an automatic control system. Example is an automatic control system. आगे लिखना. Or a system having sensor. Or a system having sensor. हो गया इतना? ये वाला डोर कब ओपन होगा? ये वाला. अभी तक मैं कितने बार पुल आउट लिखा हूं? खैर ये तो खैर मैसेज भी दे रहा हूं मैं. पुल आउट लिखा है ना? पुल लिखा है, पुश लिखा है? हाँ ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ता है हमको. अरे अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं रियल लाइफ एक स्टोरी बता रहा हूं आपको. यही सब एग्जांपल्स बुक में मिलेगा. आप यहाँ आओगे, डोर के सामने दो ऑप्शन मिलेगा, या तो पुल मिलेगा, यहाँ नहीं, इन जनरल कहीं पे भी, पुल या तो पुश. तो दिमाग लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली कुछ भी जो मन करे आगे पीछे कर लिया हमने. ये हो गया. सूर्या मॉल में गए हो ना? हाँ. एंटर करते वक्त क्या आता लिखा है? पुल, पुश, ऑटोमेटिक. क्या? क्यों ऑटोमेटिक है? हाँ. बस. वो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ये ओपन लूप सिस्टम है. मैनुअली ऑपरेटेड स्विच, आप जैसा इनपुट दोगे बेस्ड ऑन दैट वन वो रिएक्ट करेगा. सही है इतना? सिचुएशनल ड्रिवन कौन सा है? सिचुएशनल ड्रिवन क्लोज लूप. कितना सही है? नेक्स्ट वन. और एग्जांपल बताओ. वो सेंसर वाला जो टैप होता है ना, आप कहते ही हो ना सेंसर. ऐसे पानी रखते हैं हम लोग, मतलब हाथ रखते हैं तो पानी आ जाता है. हाथ हाथ हटा दो. लेकिन अगर सेंसर में थोड़ा भी बहुत एरर आया ना, फिर आप उसको ठोको मारो कुछ भी करो. हाँ. लेकिन अगर सेंसर अच्छा है, फीडबैक सिस्टम अच्छा है, ये फीडबैक सिग्नल एकदम proper काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैविंग सेंसर कंसिस्टिंग ऑफ आरएलसी एलिमेंट. पूरा नेटवर्क थोड़ी ये है, देखा जाए तो. लेकिन वहां पे ओपैम्प हटा दो, वहां पे लगा दो. ये कंट्रोलर मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी हो सकता है, और ये हम ओपैम्प, बीजेटी, फैट, मॉसफेट कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. बट यहाँ पे जन मोस्ट ऑफ द टाइम पे आरएलसी एलिमेंट होगा. अगर ये अच्छे से काम कर रहे हो तो फीडबैक सिग्नल एकदम सही जनरेट होगा और बताएगा हाँ हाँ सामने कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है, पानी देते हैं हम. इतना सही है? रडार भी किस पे डिपेंडेंट है? रडार इसी पे डिपेंडेंट है. तो रडार वाला जो सिस्टम है क्या है? रडार का फुल फॉर्म बताओ. रडार का फुल फॉर्म ये है, RADAR. ये है रडार का फुल फॉर्म. रडार वाला वर्ड मैंने शायद तक प्रोबेबिलिटी में यूज किया था, और ये कहा था लेफ्ट से पढ़ो राइट से पढ़ो दोनों बराबर है. हाँ पैलिंड्रोम, गुड. लेकिन फुल फॉर्म क्या है यार? डिटेक्शन एंड रेंजिंग. आगे रेडियो. रेडियो के आगे क्या? डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बस. जो भी है. नेक्स्ट वन. एक और आता है, एल कैपिटल आई छोटा, है ना? एल कैपिटल. हाँ हाँ, मैं एल कैपिटल आई छोटा ये कह रहा था मैं. छोटा आई. हो गया? पढ़ना एक बार. अब लिखना पड़ेगा DAR. ऐसा लिखना था बेटा, मुझे ये लिखवाना था. जब भी मैं ऐसे लिखूंगा समझ जाना सर ये चीजों को हाईलाइट ही कर रहे हैं. अब सही है? एक साथ लिखता तो आई कैपिटल में आता. ये भी क्या है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. एसी का एग्जांपल बताओ. एयर कंडीशन. अगर रूम बड़ा है तो ओपन लूप ही है, वो फिर चलता ही रहेगा वो. ठीक है. अदरवाइज क्या एग्जांपल है ये एसी का? वो भी ऑन रहता है बेटा हमेशा, क्योंकि पता है वो उतना एफिशिएंट हम लगाते नहीं है. इस रूम की रिक्वायरमेंट अगर आप किसी को बुलाओगे ना तो बोलेंगे 3 AC चाहिए 2-2 टन का.
कितना बिजली बिजली खर्चा कर रहे हैं, एक ही से तो परेशान थे हम लोग, इसी को ऑन ऑफ कितने बार करवाए आपने क्लास के टाइम पे, बताओ। है ना? तो एयर कंडीशन भी किसका एग्जाम्पल है? नेक्स्ट वन, फैन किसका एग्जाम्पल है? ओपन लूप क्लोज लूप? पक्का? आप कहते हो तो ये सह लेता हूं मैं। फैन, शाहरुख वाला फैन मूवी। ये बताओ फैन किसका एग्जाम्पल है? ब्लेड हटा दो इसका, ब्लेड ब्लेड, फैन का ब्लेड हटा दो, अब चलाओ। अब किसका एग्जाम्पल है? चलेगा तो ही सही है। ओपन लूप क्लोज लूप किसका एग्जाम्पल है अब? फैन सही है। कौन सा फैन? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, शाहरुख वाला फैन नहीं है। हाँ, सीलिंग फैन ये वाला, ये वाला फैन, ब्लेड हटाओ इसका या उसका। अब चालू करो, अब किसका एग्जाम्पल है, इसका उसका? कोई सिस्टम नहीं है वो अब। पर्पस लॉस्ट हो गया। जिस पर्पस की वजह से आपने फैन को लगाया था, क्या है पर फैन का पर्पस? हवा देना या सर्कुलेशन के लिए देना? निकाल दो ना ब्लेड, घर का एग्जॉस्ट में भी ब्लेड निकाल दो। ऑन होगा बेटा, लेकिन आउटपुट क्या है उसका? घूमना आउटपुट थोड़ी ना है, डिजायर्ड आउटपुट वो नहीं है। ये जो आउटपुट आप कहते हैं ये डिजायर्ड है ना। इंसान ऐसी फैन बना देगा क्या? ब्लेड हटा के फैन, ऐसा कौन सा फैन है जो बिना ब्लेड के बिकता है? ऐसी कौन सी गाड़ी है जो बिना चक्के की होती है? बस खत्म हो गया अभी, मूवमेंट ही नहीं है ना। तो फैन विदाउट ब्लेड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, करके लिख लेना आप। फैन विदाउट ब्लेड्स। हाँ, वो है बेटा आपका एक्टिव हीट सिंक। क्या कुछ भी मतलब, ठीक है। ये जितना भी, जितना यहां दिमाग लगा रहे हो ना, वो न्यूमेरिकल में लगाना। किसमें? वो एक्टिव हीट सिंक है, ब्लेड उसमें भी होता है बेटा, और लिक्विड भी होता है साथ साथ। यहां जितना दिमाग लगा रहे हो वही लैपलास ट्रांसफॉर्म में, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे, फीडबैक सिस्टम पे लगाना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो फैन विदाउट ब्लेड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप ऑब्लिक क्लोज लूप सिस्टम। यहाँ पे डिजिटल का एक अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। इस जगह पे जाओ, ओपन लूप जहां पे लिखा है, लिख लिया यहाँ पे। हम डिजिटल पढ़ाएंगे। मैं पहले एक बार वापस रिकॉल करा देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वालों का डिजिटल दिसंबर में होगा, दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? उसमें एक टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट। उसमें क्या क्या पढ़ता है एनीवन? मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, डिकोडर, एनकोडर, नाम सुना है ना? यहाँ पे कहीं पे लिखना कॉम्बिनेशनल सर्किट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। एकदम खुल के लिखो, फैला फैला कर। यहाँ पे जाओ, नीचे कहीं जगह है? नहीं है तो बना के रखो। मैंने एक स्टेटमेंट कहता हूं मैं, पर्सनल लाइफ में स्पेस हो ना हो बट कॉपी में होना चाहिए, याद है स्टेटमेंट? यहां कहीं पे लिखो कॉम्बिनेशनल सर्किट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट वन, सीक्वेंशियल सर्किट इन ब्रैकेट फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि सीक्वेंशियल लिखोगे तो अजीब लगेगा आपको, यहां पे लिखो सीक्वेंशियल सर्किट इन ब्रैकेट फ्लिप फ्लॉप। आप जानते हो डिजिटल पढ़ाता हूं मैं। सीक्वेंशियल सर्किट यहां पे क्या लिखना है? सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या है? इन ब्रैकेट। एक्चुअली वो पूरा सिलेबस है एक्चुअली अपने आप में। तो सीक्वेंशियल सर्किट इन ब्रैकेट क्या? फ्लिप फ्लॉप इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। लिख लिया इतना? सीक्वेंशियल सर्किट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। इन ब्रैकेट क्या? फ्लिप फ्लॉप। काउंटर भी लिख सकते हो आप, इन ब्रैकेट फ्लिप फ्लॉप या काउंटर। इतना हो गया तो बताओ। यहां पे ना इस सर्किट के बारे में लिखो, फीडबैक सर्किट।
फीडबैक सर्किट के बारे में लिखो आप। फीडबैक सर्किट, feedback circuit of a control system consists of passive elements. फीडबैक सर्किट या नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट, लिखा है इतना। तो पैसिव एलिमेंट हमारे सिलेबस में क्या है? RLC, ये वहीं पे जाके बना के लिखो। ये सब फीडबैक एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट, पैसिव कन्वेंशन यूज किया था इसमें। नहीं, वहीं पे पास में बना दो, फीडबैक के लेफ्ट राइट अप डाउन पे, ताकि आपको ये क्लियर है। अच्छा सर, का यही मतलब था क्या, मीनिंग कि फीडबैक नेटवर्क या फीडबैक सर्किट में तीन एलिमेंट्स या तीन पैसिव एलिमेंट नजर आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ आर का, एल का, सी का। हो गया। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इसी के फीडबैक के बारे में लिख रहे हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फीडबैक नेटवर्क रेशियो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फीडबैक नेटवर्क रेशियो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फीडबैक नेटवर्क रेशियो इज 1। फीडबैक नेटवर्क रेशियो, इसका मैक्स वैल्यू कितना बोल रहे हैं? उसी को कहते हैं हम यूनिटी फीडबैक। कितना कह रहा था मैं इसको? इसी को और क्या कहते हैं हम? ध्यान रखेगा इस बात का। यूनिटी फीडबैक, द बेस्ट फीडबैक पॉसिबल इज यूनिटी फीडबैक। द बेस्ट फीडबैक क्या होगा पूरे सिलेबस में? उसके लिए नेटवर्क फीडबैक रेशियो कितना होगा? मैं याद रखना, मैं पूरा सिलेबस मैथमेटिकल ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा बेटा। एग्जाम में कैसा आएगा? 5 नंबर में डिराइव करवाएगा, लेकिन डेरिवेशन कराऊंगा, ये नहीं कह रहा हूं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं। द बेस्ट फीडबैक इज यूनिटी फीडबैक। लिख लिया इतना। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, नेक्स्ट लाइन को स्टार मार्क कर देना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रहा हूं मैं। फीडबैक नेटवर्क में बी अ ट्रांसड्यूसर, feedback network may be a transducer which convert feedback network may be a transducer which convert energy from one form to another, which convert energy from one form to another। हो गया इतना। सेंसर भी लगा सकते हो और ट्रांसड्यूसर भी लगा सकते हो, जो कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करे, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर फॉर्म। ट्रांसड्यूसर वैसे भी करता क्या है? ट्रांसड्यूसर जनरली डेफिनेशन ये है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैंने कहा था ना आंखों की रेटिना, वही लिख लेना एग्जाम्पल ट्रांसड्यूसर के बगल में। रेटिना हमारी आंखों का क्या है? ट्रांसड्यूसर, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ, नॉन इलेक्ट्रिक, उसको एक्चुअली मैकेनिकल सिग्नल कहते हैं बेटा, जिसको आप फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। जापान में देखना एक वो वीडियो, अब कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, जैसे लोग वॉक कर रहे हैं ना स्ट्रीट्स में, नीचे सेंसर लगा दिया है, उसको नाम है पीजियो इलेक्ट्रिक।
हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रेशर सेंसिंग है ना, प्रेशर से दब रहा है वो, तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट हो रहा है, फाइन। तो मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी सही है। और पायरो अगर होता तो हीट एनर्जी होता। क्या कह रहा था, एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं। PIEZO, पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये सिलेबस अच्छा है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन वालों में है ये टॉपिक, है ना। मेजरमेंट में भी है क्या? ठीक है, मेरे को आइडिया नहीं है मेजरमेंट का, बस मैं नाम यूं ही ऐसे ले दिया था। और पायरो के स्पेलिंग बताओ। PYRO, ओके। PYRO, पायरो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पायरो मतलब हीट लिख लेना बगल में, और पीजियो मतलब प्रेशर। ये तो हीट है, मतलब टेम्परेचर। और पीजियो मतलब, ना हो गया। लिखो इसके नीचे, जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जनरल ब्लॉक डायग्राम, जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको बनाओ आप साथ साथ। इनपुट मतलब एक्साइटेशन, मतलब स्टिमुलस भी कहते हैं हम। आउटपुट मतलब रिस्पॉन्स। ये कंपेरेटर है।
नेक्स्ट वन इज गेन। गेन कहाँ पे मिलता है? हम लोग एनालॉग पढ़ चुके हैं। गेन कहाँ मिलेगा? हम लोग एनालॉग पढ़ चुके हैं। बीजेटी एज एम्पलीफायर, फिट एज एम्पलीफायर, मॉसफेट एज एम्पलीफायर, एंड ओपैम्प एज एम्पलीफायर, है ना? दिस इज फीड बेसिक फीडबैक। दिस इज प्लस माइनस एक साथ ले रहे हैं, प्लस है तो पॉजिटिव फीडबैक, माइनस है तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ना उसने पता नहीं मेरे ही नोट्स पे गलत लिख दिया उसने। कंपैरेटर का आउटपुट ई ऑफ टी है, जिसको हमें आगे स्टडी करना है, एरर सिग्नल। यहाँ पे जानबूझ के मैंने ये सिग्नल को यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअली ये कंपैरेटर के अंदर है, समझ में आया? क्योंकि जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, क्या नाम था उसका, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपैरेटर सब्जेक्ट आपस में लिंक है। तो कंपैरेटर का काम क्या था? रेफरेंस इनपुट को दूसरे वाले इनपुट से कंपेयर करना, है ना? ऐसा है, तो मैंने ना कंपैरेटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको आगे कर दिया हुआ है, और कंपैरेटर के आगे क्या मिल रहा है हमको? नहीं, कंपैरेटर के आगे इसको एनालाइज करना है हमें कंट्रोल सिस्टम के सेकंड चैप्टर में, ध्यान रखेगा। इससे मेजोरिटी ऑफ टाइम न्यूमेरिकल आया है, एरर। तो ई ऑफ टी एरर सिग्नल है, कंपैरेटर का आगे वाला। आपको ये सब याद नहीं रखना है ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ देर के बाद से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वो 1 घंटे का इंट्रोडक्शन काफी था। हाँ, फिर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है, और उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को, क्योंकि उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व कर लेंगे। गेन मतलब एम्पलीफायर, कंट्रोल सिस्टम तो पढ़ा चुके हैं, फीडबैक सिस्टम और ये कंपैरेटर। वो तो पढ़ाऊंगा ना बेटा। तो वो तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का मेशन गेन फॉर्मूला है ना। हाँ, अभी ये हो गया। हमारे लिए तो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी जो लिमिटेशन है वो वहां खत्म हो जाती है स्टेट स्पेस एनालिसिस में। चलें आगे, आगे लिखो। इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इफ एरर सिग्नल इज इक्वल टू जीरो, इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, if error signal is equal to zero, if in closed loop control system if error signal is equal to zero, then the system output is said to be controlled output. In control system या in closed loop control system, if error signal is equal to zero, लिखा है ना एरर सिग्नल वहां पे,
Then the output of the system is called as controlled output. Then the output of the system is called as controlled output. Next one. If error signal is not equal to zero, if error signal is not equal to zero, then output is called as uncontrolled output. Then output is called as uncontrolled output. Then output is called as uncontrolled output. इतना हो गया? ठीक है, आगे लिखो न्यू पेज में। सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, simplified block diagram representation of a closed loop system। क्लास ऑफ मत करना, वरना जो सब्जेक्ट का इसका ब्यूटीफुल नेचर है ना, वो आप भूल जाओगे। जैसे हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है ना अभी हाल फिलहाल में, पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जब आप अपनी कॉपी रिवीजन करोगे ना, तो धीरे धीरे जितने बार आप रिवीजन करोगे, ग्रेजुअली उसके कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़ते जाएगी, और आपको तब समझ में आएगा। ये तब हो पाया जब हम क्लास में क्या थे, कंसिस्टेंट थे। अब कोई बच्चा क्लास में कंसिस्टेंट ही नहीं रहेगा, तो फिर मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा उस टाइम के बाद। फिर मतलब नहीं है, फिर पढ़ाई का बीच में छूट जाएगा फिर वो। इसको बनाओ। एरो का काफी खासा ध्यान रखना है हमको, इसलिए एरो बड़ा कर दे रहा हूं मैं अभी। पूरे सिलेबस में सी ऑफ एस लिखा रहेगा मतलब क्या है? पूरे सिलेबस में ये आर ऑफ एस लिखा रहेगा मतलब क्या है? कई बार वाई ऑफ एस और एक्स ऑफ एस भी लिखा रहेगा। हाँ। नेक्स्ट वन, ये बड़ा कॉमन एडर सर्किट है। एडर कहाँ पे पढ़ा है हमने? देखो लिंक हो जाएगा अगर हम चाहेंगे तो। एडर कहाँ पे पढ़ा है? एनालॉग में। एडर कहाँ पे पढ़ा है? एडर सर्किट भूल गए? ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करता था मैं। तो ऐसे सब्जेक्ट आपस में रिलेटेबल है। इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसको ये जब भी मैं हाईलाइट करूंगा ना, समझ जाना ये सिलेबस में इतने बार आएगा कि इसके बिना सिलेबस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। क्लियर है इतना? ये उसका मीनिंग होगा आने वाले टाइम पे, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको। हर न्यूमेरिकल जो भी आप आने वाले वाले टाइम पे करोगे, हार्डली फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दो, जी नजर नहीं आएगा ऐसा इम्पॉसिबल है। समझ में आया? फॉरवर्ड पाथ गेन और फॉरवर्ड पाथ।
लिख लिया था। एस मतलब, इधर देखो, ये आई ऑफ टी याद है? आई ऑफ टी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है आई ऑफ टी? इंस्टेंटेनियस करंट। इसका जरा लैपलास ट्रांसफॉर्म देखें बाइलेटरल एरो के साथ। कैपिटल आई ऑफ एस, ये क्या है? लैपलास में एल ऐसे लिखो, एल डोमेन है ये। एल डोमेन का करंट, कैपिटल एल लिखना आया अभी सबको? देख लो बोर्ड पे, इसमें तो वो काम नहीं करेगा यार। आप ऐसे भी एल लिखो तो फिर मतलब नहीं है, फिर बच्चे लोग लिख रहे हैं, हेलो बच्चे लोग। ऐसे लैपलास मैथ्स में भी लिखा हुआ है, इंडक्टर है या लैपलास है, मेरे को क्या पता, राइट? ऐसे लैपलास ट्रांसफॉर्म। और ये एफ। अब ये पूरे सिलेबस में आप इस कन्वेंशन को फॉलो करो, ठीक रहेगा। इस एल का क्या मतलब है? पूरे सिलेबस में इसको फॉलो करेंगे, हेट एंड कैमरली की बुक में यही दिया हुआ है। तो दिस इज लैपलास ट्रांसफॉर्म का बता रहा है ये, और ये फोरियर। गेट एग्जाम्स के जितने पेपर निकालना है निकाल लो, लैपलास और फोरियर मिला के कम से कम 10 मार्क्स का फिक्स वेटेज। ये टॉपिक बोल रहा हूं मैं, सब्जेक्ट नहीं। क्लियर? बिना लैपलास के बहुत कुछ हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, बिना फोरियर के तो हेल्पलेस है। पूरा सिग्नलिंग सिस्टम इन दोनों के आसपास राउंड ऑफ घूमता रहता है। एंड देन एक टॉपिक एलटीआई सिस्टम, जेड ट्रांसफॉर्म। एक्साइटेशन इनपुट, इसका नाम है रेफरेंस इनपुट। ये लिख लेते हैं हम। आर मतलब रेफरेंस इनपुट। कल भी आपकी क्लास होगी सेम टाइम, मतलब 7 o'clock मिलेंगे मॉर्निंग कल। इसका नाम क्या है? हाँ, एल डोमेन। एल डोमेन। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि सर मैं एल डोमेन नहीं लिखना चाहता, बोर्ड पे देख लो एक बार। तो अगर आप छोटा एस हाइफन डोमेन भी लिखोगे ना, तो गलत नहीं है, दोनों सही है, आपकी जो मर्जी है वो लिख लो। एंड ये हवा में नहीं बात कर रहा हूं, बुक को आधार में रख कर बात कर रहे हैं हम। ठीक है? एस डोमेन एनालिसिस मतलब लैपलास डोमेन एनालिसिस, दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक में साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया गया और एक में सिंपली एस लिख दिया गया। ये हो गया। डिस्क्राइब करो। ई ऑफ टी इज एरर सिग्नल इन टाइम डोमेन। ई ऑफ टी इज एरर सिग्नल इन टाइम डोमेन। ई ऑफ एस लिखा है कहीं पे? ई ऑफ एस इज एरर सिग्नल इन लैपलास डोमेन। is error signal in Laplace domain। G of S का नाम लिखो, फॉरवर्ड पाथ गेन। G of S का नाम लिखो, फॉरवर्ड पाथ गेन। H of S का नाम लिखो, फीडबैक गेन। फीडबैक गेन। लिख लिया इतना? अच्छी बात है। आगे लिखो, डिटरमाइनिंग द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसी के नीचे डिटरमाइनिंग क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। डिटरमाइनिंग क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको देखना एक बार, यहां पे ऐसे कर लेते हैं हम। ये दिख रहा है ई ऑफ टी। मुझे लैपलास में बताओ, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन लैपलास में पढ़ेंगे हम, तो ट्रांसफर फंक्शन मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद, फिर वही चलेगा।
ई ऑफ एस देखो यहां से कितना आ जा रहा है, ये एडर सर्किट है, इसका नाम बताओ, ये और समिंग एम्पलीफायर, क्या नाम है इसका, एडर या तो। अब ई ऑफ एस देखकर बताओ यहां से कितना आ जा रहा है, आर ऑफ एस, नीचे से कितना आ जा रहा है, ऊपर पोलैरिटी देखो, प्लस माइनस ऑफ वी एफ ऑफ एस। अब सही है, वी एफ, वी मतलब फीडबैक वोल्टेज है, वो करंट है तो करंट सही, वोल्टेज है तो वोल्टेज सही, इतना सही है। ये जानते हो ना, इसका गेन कितना है, तो एक इक्वेशन ये बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, हमको वो चाहिए, ये कितना है, ये डायरेक्टली गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी इनपुट था, ई ऑफ एस इंटू गेन कितना है उसका, जी ऑफ एस। ये कितना, सी ऑफ एस है क्या ये वाला वैल्यू, ये तो v ऑफ f ऑफ s बताओ, कैपिटल ही लिखेंगे, सबको कैपिटल कर देना, वहां से कितना है, c ऑफ s, इसके गेन से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, हो गया इतना। सफल कर लेते हैं अभी, ये दिख रहा है इक्वेशन 1 2 3, किसी भी को देखो आप, यहाँ पे e ऑफ s की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है, c ऑफ s इक्वल टू e ऑफ s डॉट g ऑफ s लिखना है, यहाँ पे आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा, आप बोर्ड पे देखो। c ऑफ s कितना था पहले ये बताओ, e ऑफ s इंटू जी ऑफ s। अब मुझे ये बताओ e ऑफ s की वैल्यू कितनी है, r ऑफ s प्लस माइनस आर ऑफ एस एंड देन प्लस माइनस ऑफ वी ऑफ, ये सही है, अच्छी बात है। इसको उठा के यहां रख देते हैं, लेकिन एक और चीज है, वी ऑफ एस की भी वैल्यू वहां रख दो, ताकि हम सी और एच में रिलेशन निकाल पाए। वी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, वी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ। अब देखो पूरे इक्वेशन में सी और एच है और आर ऑफ एस है, मतलब इनपुट आउटपुट और फीडबैक है, तो सी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे ई ऑफ एस को हटा दिया था, कितना हटाया था, आर ऑफ एस प्लस माइनस ऑफ, ये है सी ऑफ एस एच ऑफ एस एंड होल मल्टीप्लाइड बाई, बस इतना ही है डेरिवेशन। ये सेमेस्टर एग्जाम में हो सकता है आपको डिराइव करने को दे, पर मेरे को लगता नहीं देगा, इतना बार बार फ्रीक्वेंटली कितना पूछेंगे हम लोग। सी ऑफ एस की वैल्यू बताओ, सबको इधर भेजो, ये सी ऑफ एस है, ये कितना है, और वो उसका मल्टीप्लाइड है, इधर भेजना, 1 प्लस का क्या होगा, एक साथ डिराइव कर, माइनस का क्या होगा, ये बाहर आ गया है, ये दोनों बचा है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू ये, और वो बचा है आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ, आपका आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो, देखो ये आउटपुट है, फिर से हाईलाइट कर देते हैं, और जितना मैं लिखूंगा वो आपको भी लिखना है। हमारा पर्पस था ट्रांसफर फंक्शन निकालना, ये इनपुट है, आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो इन लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सी ऑफ एस आर ऑफ एस। एक दिन मैंने कहा था आईआईटी मुंबई में एक स्टूडेंट है, उसने ट्रांसफर फंक्शन अब तक निकाल रहे हैं उन लोग जियो फिजिक्स में, बताओ कितना आ जाएगा, जी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस प्लस जी एस, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एस हटा दो, जी अपॉन 1 माइनस प्लस जी एच, हो गया। ये तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग एक बार,
जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 + GH ऑफ एस हो गया इतना, ताकि जी का एस और एच का एस, ये तो बार बार क्यों बताएंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म है। रूट बोर्ड पर देखो बेटा, ये सही है इतना, बार बार एस लिखने की जरूरत नहीं है, G/1 माइनस प्लस, हो गया। आउटपुट लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई इनपुट लैपलास ट्रांसफॉर्म। अगर नेगेटिव ले लेता डेरिवेशन में, स्टार्टिंग में देखो, अगर वहां पे माइनस होता, पूरा सॉल्व करके लेकर आते यहां तक, तो यहां पे क्या आता, माइनस में माइनस नहीं आता बेटा, वो तो दिख रहा है ना आपको। मैं माइनस लेकर चलूं, सिर्फ यहां पे माइनस है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, कुछ नहीं, प्रॉब्लम में ये आएगा बस, E/S = R/S माइनस रहेगा, यहां पे माइनस है, ठीक है, यहां पे माइनस है, इधर भेजो प्लस, तो यहां पे एक ही जगह पे प्लस आता, तो कितना आ जाता आंसर फिर, जी, G/1 प्लस, ये आंसर कब आता, जब फीडबैक क्या होता, हाँ तो याद रख लेना, साइन उल्टा बैठ रहा है। नेक्स्ट वन, ये C/S डिवाइड बाई R/S, अगर प्लस होता तो आंसर आता G/1 - G। अब अपने दोस्तों से पूछना जिन्होंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, 6 दिन 8 दिन 10 दिन, मैं एश्योर कर रहा हूं फॉर्मूला याद नहीं आएगा आपको, यही वाला। आप चैलेंज करना है, बीजेटी में चैलेंज हार चुके हैं, पूरा एक्सेप्ट कर लिया सर, वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे थे, हम H³ नहीं निकाल पा रहे थे, हमने पर यूनिट वॉल्यूम में एरर किया, हमने एप्सिलॉन आर में 8.854 10⁻⁻12 रखा, वो -14 होता है। तो ना, ये आपको डिमोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि मैं जिसको बोलते हैं ना हम, पूर्वानुमान कहते हैं, समझ में आता है, या तो आपको सतर्क रहो और सावधान रहो। अब पॉइंट ये है कि पूरे सिलेबस में सिर्फ इसी को डील करना है आपको, एक G/1 + GH, G/1 - GH आएगा नहीं, आप जानते हो, वही ऑसिलेटर है। अब मैं अगर ऑसिलेटर पढ़ाता, सेम सर्किट बनता, कुछ नहीं होता, बस ये होता कि मैं लिखता आउटपुट, देख लो बोर्ड पे, सब्जेक्ट आपस में इतने रिलेटेड है ना, मैं कई बार तारीफ करता हूँ जिसने भी गेट का सिलेबस बनाया, बड़ा अच्छा इंसान, और अंदर से लगता है कि थैंक यू भाई। आउटपुट बाई इनपुट, अगर मैं ऑसिलेटर पढ़ाता तो मैं ये लिखता A/, क्योंकि ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक होता है, पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा। और फिर बार्कहाउसेन क्राइटेरिया बोलता है, अगर ऑसिलेटर बनाना चाहते हो दोस्तों, तो ये 1 रखो, तो इन्फिनिटी आ गया। तो आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो कितना है, तो इनपुट कितना है, ऐसे, दैट्स व्हाट द डेरिवेशन ऑफ ऑसिलेटर सर्किट। बट पॉइंट ये कि इतना रिलेट मैं अभी नहीं करूंगा, आप जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले की डेरिवेशन के टाइम पे जितना आपका ब्रेन एकदम अटेंटिव मोड में रहेगा, उतना आपको काम आएगा। जैसे मैंने एमपीओ डिराइव कराया था, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, तो फॉर्मूला काम आया, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का डेरिवेशन नहीं काम आया पूरे सिलेबस में। लेकिन मेरे को लगता है इमोशनल लर्निंग के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो गेट निकाल कर कहाँ जाओ ज्वाइन करोगे, पीएसयू ज्वाइन करोगे, या तो फिर आईएससी बैंगलोर जाओगे, मुंबई जाओगे, वहां पे ना इसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, वो एकदम बेस लेवल का है, मतलब बाइक चला रहे हो और एक टाइम पे आपको फ्लाइट चलानी है, समझ में आया, इतना डिफरेंसेस है। तो जब भी मैं डेरिवेशन करूंगा ना, एकदम अटेंटिव मोड में रहना है आपको। अब क्या है, अब ये एक बार हो गया डिराइव, अब पूरे सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे जीएच को ओपन लूप सिस्टम कहते हैं, और G/1 + GH को क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं, हो गया। और पूरा ओपन लूप सिस्टम पे देखना आप, जब हम एक बार चैप्टर पढ़ेंगे, गेट एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली टॉपिक पूछने वाला ये है, बोल रहे एरर निकाल कर बताओ। अब इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं अभी इनिशियली इन्फॉर्म कर दूंगा जब वो टॉपिक आएगा, तो कि कैसे अप्लाई करते हैं, S टेंड्स टू इन्फिनिटी, T टेंड्स टू इन्फिनिटी, या S टेंड्स टू 0, यही है। यहाँ का एरर बार बार पूछ रहा है वो, और जब अगर एरर को 0 करोगे तो कहोगे आप लोग फीडबैक सिस्टम कंट्रोल्ड है। आया समझ में।
इसलिए जितना लिखा है ना बेटा बोर्ड पे, उसको नोट करो। और मैं मजबूर हूँ, कोई भी सब्जेक्ट चालू होगा मैं फर्स्ट डे न्यूमेरिकल करा कैसे दूं, जबकि लास्ट टाइम पे मैंने कराया था। और कॉपी पढ़ना है आपको। आप बस कॉपी पढ़ के जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन नहीं आएगा समझ में आपको। जैसे एनालॉग खत्म हो गया था, वैसे ही कंट्रोल और सिग्नल खत्म हो जाएगा। और आप सोचोगे खत्म होगा तो रिवीजन करेंगे, और फिर दिसंबर आ गया, सारा खत्म हो गया, रिवीजन में गया। मैं एनालॉग की चिंताओं से मुक्त हो चुका हूं अभी। मैं नेटवर्क की चिंताओं से फ्री हो चुका हूं अभी। जो 2026 की बात कर रहा हूं मैं, वैसे ही मैं इससे फ्री हो जाऊंगा। आप जानते हो 30 क्लासेस की बात है, 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। फ्री हो जाऊंगा मैं इससे। यहां तक लिखना हुआ क्या? जी का नाम लिख चुके हैं हम। एच का भी नाम लिख चुके हैं ना। जी का नाम क्या है? फॉरवर्ड पाथ गेन। यहाँ पे लिखना है ना आपको, कि वो आंसर किस लिए है और ये वाला आंसर किस लिए है। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक। बेटा हमें कंट्रोल सिस्टम ना, जब हम वहां पे गए थे हैदराबाद में कोचिंग करने के लिए, तो सच में अच्छा पढ़ाया था, तो उन्हीं की देन है। प्लस मैंने उगाता और ये नागरथन गोपाल बहुत डीपली नहीं, क्वेश्चंस को सिर्फ नागरथन गोपाल से कराया था। बेटा पहले की बात है, पहले एक टाइम पे जो एस एकेडमी है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट था। सारे टीचर रिटायर हो गए हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, अभी फर्जी वाला टीचर को बुला दिया है। ठीक है, जो उनके फादर साहब संभालते थे, जो कि उसूल वाले आदमी थे, अब वो नहीं है। अब उनका बेटा संभाल रहा है। समझो आप। क्या मैं नहीं पढ़ाया हूँ क्या? दिल्ली के एस एकेडमी में मैं पढ़ाया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा। क्या कहा था पता है उन्होंने? सर विल बी गिविंग अ टाइम ऑफ टोटल 500 आवर्स ईयरली। मैंने कहा 1500 घंटे तो मैं ले रहा हूँ। विश्वास नहीं किया था उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे। मैंने अपना फोन दिखाया उनको, फिर सीधा शेड्यूल, 6 घंटे हर दिन क्लास। बोलते अनबिलीवेबल। मेरे को नहीं, हमको हमको लगता था कोई टीचर 1000 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ा रहा है। मैंने बोला 1500 घंटे तो दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, और जो आई गेट में पढ़ा रहा हूँ वो काउंट ही नहीं कर रहे हो आप। तब तो बोले हमारे इस एकेडमी में कोई 1000 घंटे से ऊपर पढ़ा ही नहीं रहा है। मैंने बोला हाँ, मैं वहीं से तो पढ़ा था एक बार। ठीक है, ऐसे था वो पढ़ाया वहां पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या? बंसर में? हाँ। हाँ तो अब नहीं है, अब पहले जैसा नहीं है। जितने टीचर्स थे वो सच में नॉलेजेबल थे। साउथ के टीचर, आप जानते हो साउथ के टीचर लोग कैसे होते हैं। हम जब पढ़े थे, हमें ईडीसी खराब पढ़ाया गया था। तो भी मैं नोट्स दिखा दूंगा आप कहोगे तो मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। नेटवर्क थ्योरी हरि बाबू सर ने पढ़ाया था। पता है, सो के पढ़ा दिया था पूरा नेटवर्क थ्योरी। एंड दी बेस्ट बोल रहा हूं मैं उस टाइम का। 2010 में नेटवर्क थ्योरी क्या होता है ये जाना समझा हमने। एंड हम वहां गए थे कोचिंग करने के लिए, मैं गया था, फातेज गया था, मेरा फ्रेंड, और भी बहुत लोग सारे गए थे बीआईटी से। 60 दिन का कोर्स था। सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक क्लास, मतलब 13 घंटे की क्लास विद 2.5 आवर्स ऑफ ब्रेक अप्रोक्सीमेटली। 6 बजे लाइन में लगना होता था। 220 का क्राउड का स्ट्रेंथ था, प्योर ऑफलाइन था, एसी वेसी नहीं था, सिर्फ एग्जॉस्ट डक था। और मई जून का महीना था, मई जून मंथ। और क्या कहना था,
हरि बाबू सर ने ना बेस्ट नोकिया का फोन लेकर आते थे, एक्स आईएएस ऑफिसर नहीं, वो आईएएस ऑफिसर ही थे, फिर भी पढ़ाया करते थे, स्कॉडा में आया करते थे, हम तो यही देखते थे। और भाई ऐसे ना, ऐसे, बस ऐसे, और सो के वो इंसान ने पढ़ाया था हमको पूरा सिलेबस। और कहते थे मैं थक के आया हूँ, ऑफिस से आया हूँ, कहीं मुंबई से आ रहे, कभी इधर से आ रहे, कभी उधर से आ रहे, एंड ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्होंने एफिशिएंटली डिलीवर नहीं किया। पूरे साल भर शायद तक 25 बैचेस को नेटवर्क थ्री पढ़ाया करते थे वो, हर बैच में लगभग 80 घंटे के आसपास। ऐसे टीचर लोग एक और थे, वो कंट्रोल बाबा के नाम से फेमस थे। वहीं पे सूर्य लोग कॉम्प्लेक्स में अभी भी क्लासेस चलती है। उस टाइम पे जब हम कोचिंग ले रहे थे क्रैश कोर्स की, उस टाइम पे उन लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के 16 बैच चल रहे थे क्रैश कोर्स के। हर बैच में 200-200 का क्राउड था। वो चाम खत्म हो गया अब एज से। 6 सेम से लेकर 7 सेमेस्टर के बीच में वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, उसका सर्टिफिकेट बनवाया था, इन लोगों को भी बोला था बनवाओ बनवाओ बनवाओ, क्योंकि गेट एग्जाम के लिए फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग में नंबर ही कम करेंगे उन लोग, और क्या करेंगे, फेल तो करेंगे नहीं। तो आप देख लो, फेल होना नहीं है, नंबर ही कमाना है, गेट एग्जाम 1 साल फिर वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया था, जबकि मैं ऑलरेडी दिल्ली के नोट्स से बैठकर पढ़ रहा था, मेड इजी का नोट्स, क्योंकि मेरे रिलेटिव कभी गए थे। तब मैंने 4th सेमेस्टर में पढ़ाई चालू की थी, फिर देखा अच्छा यार, गेट का सिलेबस नोट्स अच्छे मिल गए थे उस टाइम पे, लेकिन सेल्फ स्टडी उस टाइम पे भी करना पड़ा था, फिर लगा कोचिंग की हेल्प चाहिए, तो ए सेकंड में गए थे क्रैश कोर्स के लिए करने के लिए। 6 सेम और 7 सेम के बीच में, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने शायद तक 550 रुपीज लिया था सर्टिफिकेट बनाने का उस टाइम पे। बोला हाँ सर्टिफिकेट बना दूंगा। फातेश भी था मेरे साथ, वो आईटी दिल्ली बाद में गया था, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो उस 550 रुपीज में उसने सर्टिफिकेट बना के दिया था। टीचर को पता चल गया था कि इन लोग वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं किए हुए, बट फिर भी प्रेजेंटेशन जैसे तैसा गया, और पता था फेल तो होंगे नहीं। तो वो हमने टाइम यूटिलाइज किया, 60 डेज की क्लास हुई थी, मैं एक दिन सेकंड हाफ बस मिसिंग था, इतना अटेंडेंस था मेरा। वो भी एन लोग की क्लास थी, वो पैम पढ़ा रहे थे। तो वो उसका एडवांटेज फाइनल ईयर में मिला, फाइनल में बिना ड्रॉप लिए चला गया था आईआईटी हम। ठीक है, हो गया। उधर लिखो पॉजिटिव फीडबैक वहां पे। आईआईटी की लाइफ भी कभी बताऊंगा मैं आपको। पॉजिटिव फीडबैक में देखना साइन उल्टा आ रहा है, ध्यान रखना इस बात का। पूरे सिलेबस में हमें नेगेटिव फीडबैक ही पढ़ना है, क्योंकि हमें ऑसिलेटर बनाना होगा तो हम पॉजिटिव फीडबैक पढ़ेंगे। हमें अगर स्टेबल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना होगा स्टेबल, तो उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, नेगेटिव फीडबैक। हो गया। एक वो सिंप्लीफाइड मॉडल बना लेते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिखने के बाद। नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक लिखा, ये अपने नॉलेज के लिए लिख लेना, इन लोगों को भी लिखा है तो आपको भी लिखा देते हैं। देखना इधर पे, v out in Laplace transform डिवाइड बाई वी आई इन Laplace transform इज इक्वल टू, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, a अपॉन 1 माइनस ऑफ a बीटा। आप जानते हो ना, a का नाम है ओपन लूप गेन, बीटा इज अगेन द फीडबैक रेशियो। ये कहाँ पे होगा ये, पॉजिटिव फीडबैक। एप्लीकेशन क्या लिखाया था, लिख लो आप, एप्लीकेशन इज ऑसिलेटर। लिख लिया इतना, आगे लिखो, जी एच ऑफ एस डिनोमिनेटर में था,
उसको पहले ये देख लेते हैं। वो एक्चुअली ये था g(s)(h)(s) था। सिंप्लीफाई करके अब बार बार कितने बार s लिखोगे, तब हमने कहा था एक ही बार s लिखो। इसको कहते हो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। हाँ, ऊपर बीटा है बेटा। OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान रखना ये ऐसा छोटा मोटा नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। g(h)(s) का नाम क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। आगे लिखो, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। वो सर्किट बना लोगे तो ठीक रहेगा। नहीं, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव तो खत्म हो गया बेटा, इसका डिस्कशन थोड़ी ना करते हैं हम। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर यूनिटी होगा, नेगेटिव भी होगा, फीडबैक होगा। ये होगा नेगेटिव फीडबैक। आउटपुट हमारा क्या था? अब मेरे को इसके बाद ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाना है और फिर लैपलास। अब ध्यान से सुनो, लैपलास जो हम इधर पढ़ाएंगे वो सिग्नल में वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं। पढ़ाना ही है मुझे फिर। तो फिर इस सिग्नल में क्यों लैपलास पढ़ाएंगे, स्टेप का, इसका उसका। ये क्या है? फॉरवर्ड पाथ का गेन। आप देखकर बताओ, आपको यूनिटी फीडबैक में h(s) कितना नजर आएगा? द बेस्ट फीडबैक एवर पॉसिबल इज 1। तो यूनिटी फीडबैक हो गया। यहाँ पे जो सिग्नल आया करता है लैपलास ट्रांसफॉर्म में, हम उसको क्या कहते हैं? आंसर बताओ। C(s) डिवाइड बाई R(s), G/1 प्लस h हटा दो, s लिखना है लिखो। अभी इनिशियली हम लर्निंग फेज में है तो हम लिखेंगे, आने वाले टाइम पे हटा देंगे। कंट्रोल सिस्टम चल रहा है रुद्र कॉलेज में, कैसे पढ़ा रहे हैं इधर? आप लोग ध्यान दो, दो जगह पे, इधर भी स्ट्रांग हो जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम भी। आपका भी है ना वेदांत? क्या चल रहा है? दोनों एक ही? ट्रिपल ई? आप भी डबल ई? दोनों एक दूसरे को जानते हो या जानते नहीं हो? नहीं, एक बार ऐसे ही हुआ था कई बार एक ही सेक्शन में, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते, 7th सेमेस्टर में। अरे फिर भी यार, एक दूसरे को कम से कम बाई फेस तो जानते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के हैं तो समझ में भी आता है। हमारे टाइम पे लड़के हमारे बैच के दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियों को जानते थे, पूरा डिटेल, नाम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। हाँ, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अपनी क्लास में लड़कों को नहीं जानते थे। वो एक 4-5 दोस्त का ग्रुप हुआ करता था वही। एंड बीआईटी में क्राउड था। आप सोचो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 144 का स्ट्रेंथ था। 14-15 लोग लेटरल से डिपार्टमेंट से, लेटरल एंट्री था, लेटरल एंट्री होता है ना आपके में भी तो। और 120 का स्ट्रेंथ था इलेक्ट्रॉनिक्स का। सीएस में भी वही था। आईटी में शायद एक बैच था, इलेक्ट्रिकल में दो बैच था, 120। सोचो कितना स्ट्रेंथ था। मैकेनिकल में शायद दो ही था, सब में 120 का क्राउड था, +10। अभी कम हो गया, सिविल में भी शायद तक वही दो बैच होगा। आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स कितने में क्लोज हो गया था हमारे में? लगभग 300 रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हो गया था। नहीं, सीजीपीटी से एनआईटी रायपुर कभी नहीं हुआ है बेटा। वो बताऊं वो किस्सा कैसे चालू हुआ है, अफवाहें कैसे उड़ी है? आपको बताता हूँ कैसे हुआ है, स्टोरी सुन लेना। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था ना, बाद में उसी को एनआईटी में ट्रांसफॉर्म किया था। तो वहां के जो बच्चे हैं, जो कि सही नहीं था वो,
जिन्होंने सीजीपीटी से एडमिशन लिया था वो कह रहे थे क्योंकि अब ये कैंपस एनआईटी बन चुका है तो हमें चाहिए बीटेक की डिग्री एनआईटी रायपुर से, इसलिए आंदोलन कर रहे थे, जो कि गलत था। जैसे मैं बीआईटी से निकल रहा हूँ और मैं फाइनल ईयर में हूँ, बीआईटी बन गया आईटी भिलाई, तो मुझे डिग्री किसकी मिलेगी? बीआईटी की मिलेगी ना, क्योंकि मैं एडमिशन लिए 4 3 साल हो गया। तो ये एक्चुअली इलीगल डिमांड थी उन लोगों की। उसमें ना एक भैया थे हमारे सेक्टर 6 में ही, वो पड़ोस में चाचा जी के यहाँ लाई बता दे, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी, अब हमें डिग्री चाहिए एनआईटी रायपुर की। तो मैंने कहा आप लोग एडमिशन किस में लिए थे? तो बोलते हैं आज से 3 साल पहले सीजीपीटी के थ्रू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो है तो गलत ना बेटा। ऐसे करके ये मुद्दा स्टार्ट हुआ, तो सीजीपीटी से कोई भी एनआईटी में एडमिशन नहीं ले सकता। नहीं, मेरा 180 था। अब बता। एनआईटी रायपुर में मेरे को मेटलर्जी मिल रहा था, माइनिंग मिल रहा था, नहीं लिया। और उसके पीछे जानते हो आप कहानी? मैं मिला था आर एस पांडे सर से। एमएल वर्मा सर अभी आपकी शायद तक डायरेक्टर या वाइस चांसलर थे सीएसयू में। वो पहले रायपुर एनआईटी के प्रोफेसर थे। उनसे मिला था 2007 में, गया था लोकल ट्रेन से मिलने के लिए, क्योंकि पहले सुविधा नहीं थी कि फोन किया पहुंच गया। और फोन फोन आप प्रोफेशनल लोगों के साथ फोन नहीं यूज कर सकते, यू हैव टू गो देयर टू मीट देम इन देयर ऑफिस। तो मिला था रायपुर एनआईटी वहां पे मिलने के। उन्होंने कहा था, आर एस पांडे सर ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए करके। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सच में उस टाइम पे बहुत क्रेज था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि वापस आने वाला है 2 साल के बाद। मैं नहीं बता रहा हूँ, दीपांश बताया था। ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स 300 के आसपास क्लोज हो गया था हमारा। और क्या कह रहे थे? एनआईटी वाला सीजीपीटी से बीआईटी ही मिलेगा, रायपुर एनआईटी नहीं मिलेगा। 66,000 रैंक था मेरा। 66,000। एआई ट्रिपल ई का पेपर आप शायद नहीं जानते होगे, जिसको अब आईआईटी मेंस के नाम से जानते हैं। 66,000। बच्चे कितने बैठे थे पता है आपको? उस टाइम पे शायद 8 लाख के आसपास लोग बैठे थे। पेपर खराब हुआ था पापा के प्रेशर की वजह से। अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, हो गया अच्छा। मेरा स्कूल पे भी कम है, सब जगह पे कम है मेरा। हाँ, तो क्या क्या सही तरीका, आप क्या सलाह दोगे हमारे दर्शकों को? अभी तो सब तो निकल चुके हैं अभी। नहीं, मेरे को लगता है अगर आईआईटी आईआईटी का मेंस एग्जाम निकालना है ना बेटा, तो बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करे बस। उसको और एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को अगर समझ के पढ़ोगे तो वो एग्जाम शायद निकल जाएगा। जो जो होना रहता है वो, तो तू घर में बैठ जा। हाँ वही ना, तो अपने एफर्ट्स पूरे डालो आप, उसके बाद छोड़ दो आप। आपके 11th 12th के जो टीचर्स है ना, उनमें थोड़ा सा मेरे को फ्लॉज लगता है, उनके पढ़ाने के तरीके में। जैसे मुझे मैथ से अटैचमेंट आर एस पांडे सर की वजह से हुआ था। फिजिक्स के शर्मा सर की वजह से हुआ। केमिस्ट्री में मैं सच में टॉपर था क्लास का। फिजिक्स में भी टॉपर था, मैथ्स में भी टॉपर था। हाँ। जैसे हमारे टाइम पे पेपर हुआ करता था 60 मार्क्स का। 60 वेट ना, 60 80 60 हुआ करता था, 50 के ऊपर ऑलवेज मिलता था मेरे को, ऑल टाइम। चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो। फिजिक्स में भी मेरे को याद है अच्छे से, 70 मार्क्स का पेपर हुआ था, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, हाँ 70। हाँ। हमेशा टॉप किया एक्सेप्ट बोर्ड एग्जाम। पता नहीं। मैथ्स में 80 मार्क्स दिया था, रिवेल में डाला पांडे सर। आर एस पांडे सर अनबिलीवेबल, लग ही नहीं रहा था उनको ऐसा होगा। तो लेकिन वो मैथ्स जो बोर्ड एग्जाम में खराब हुआ था, वो मेरे को खराब थोड़ी ना कर सकता है। मैथ्स तो था मेरा ठीक ठाक, इतना खराब नहीं था मेरा मैथ्स, सच में अच्छा था स्कूल लाइफ में। वो एडवांटेज मिला फिर इंजीनियरिंग करते वक्त, वही एडवांटेज फिर गेट एग्जाम्स में मिला, क्योंकि गेट एग्जाम में पेपर मैनुअली तो चेक नहीं होता, फीडबैक सिस्टम से चेक होता है। तो खराब नहीं आया अभी। जो आप जो मैथ्स देख रहे हो वो बहुत पहले का है, हाँ उसके बाद बस ब्रश हुआ है बाय यूजिंग दैट मैथ्स इन वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा। अब आया समझ में? और मेरा मैथ्स तुम्हारे टीचर, जितने टीचर पढ़ा रहे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जितने भी टीचर, उन सबका मिला के भी ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ और क्या। ऐसा ही है। अभी तो आपको समझ में क्या, मैथ्स कहाँ पढ़ा है मैंने आप लोग को?
मैथ्स प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना बस, वही प्रोबेबिलिटी उन लोग आगे जाके फॉलो कर रहे हैं आईटी में। चलें आगे, लिखो, क्वेश्चन लिखो आप। द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, द क्लोज्ड loop transfer function of a unity feedback system, a unity feedback system is given by, क्वेश्चन है ना ये, द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाई, अच्छा इतना ही लिखा हुआ है, 10/s+11, कितना गिवन है, 10/s+11। What is the value of the open loop transfer function? What is the value of open loop transfer function? कल क्लास होगी, उसके बाद मैं हैदराबाद जाऊंगा, आप लोग को बताया था मैंने पहले ही। ऑपरेशन करा के फिर वापस कम बैक करेंगे। यू जस्ट हैव टू बी मेंटली फ्री कि सर जब तक जिंदा है तब तक सिलेबस का प्रेशर नहीं चाहिए। सही है इतना? हाँ, नहीं दूसरी बार ऑपरेशन करा रहा हूँ विष्णु सर, अनबिलीवेबल, उनको तो पता ही नहीं था कि दूसरी बार ऑपरेशन होने वाला है। उनको लगा एक हो गया काफी है, अब रूटीन चेकअप में जाना है। नहीं नहीं नहीं, फिर से ऑपरेट, फिर से सर्जरी। उस दिन जब चाय पी रहे थे तब, तो सर को क्या लगा था अब रूटीन चेकअप होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या फाइंड आउट करना है? तब तक एक होमवर्क देख के जा रहा हूँ। होमवर्क वही है जो आपको स्कूल लाइफ में पढ़ाया गया था। पूरा इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ लेना एनसीईआरटी से। सर कौन सी वाली? 2007 की एनसीईआरटी डाउनलोड करो, 6 की एनसीईआरटी डाउनलोड करो, काम आएगा। उसके क्वेश्चंस के लेवल आपके गेट एग्जाम के उच्च लेवल से ज्यादा स्ट्रांग है। अब आया समझ में? हमें जो इंटीग्रल कैलकुलस हमें जो ट्वेल्थ में पढ़ाया गया है, वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू गेट का इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो वो अगर दो टॉपिक पढ़ के रखते हो तो काफी काम आएगा। देख तो लिया है एनालॉग में हमने, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके मिनिमा निकालेंगे। हम्म। हम्म। अच्छा, तो वो मैथ्स पढ़ना है बेटा, ठीक है, उसमें डेरिवेशन पढ़ के आना आप, जितने इंटीग्रेशन से है मैं पढ़ाऊंगा उसको, लेकिन एक बार पढ़ के रखोगे तो ठीक होगा। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नाउ। क्या फाइंड आउट करना है इसमें? ये कितना गिवन है? यूनिटी फीडबैक ना, तो G/1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमें निकालना क्या है? GH एच ऑफ एस कितना है? 1 है ना यूनिटी फीडबैक। ये फाइंड आउट करना है क्या? फास्ट बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 प्लस 10G इज इक्वल टू SG+11G। जी निकाल कर बताओ इससे। वो 11G और ये 10G, इसको आ गया ये 10, माइनस एस आ रहा है क्या? अच्छा वो भी तो है, जी इतने सारे हैं, 3G है। सब जी को उधर लेकर जाओ। ये SG 11G से 10G घटाओ, 10 यहीं पे आ गया। 11G से 10G घटाओ, इसको उधर भेजो, कितना आ गया? इनटू GHS। तो G/S सही है। हम S को बार बार लिखते नहीं है, हम ऐसे लिखते हैं। कितना आ गया? 10/, अरे हो गया ना। ऐसे नहीं करना है आपको एग्जाम में। बोर्ड पे देखो, ये है ना आपका ट्रांसफर फंक्शन। ऐसे नहीं करना है आपको एग्जाम पे। देखो, 10/((इज इक्वल टू G बाई)। जैसा ट्रिक कह रहा हूं, और ये सच में ट्रिक है,
ऊपर जी कितना दिख रहा है आपको ये, इसको ऐसे जाके माइनस कर दो, तो इसको ऐसे जाके नीचे पे -10 कर दो। आंसर आ गया। हर बार मत करना, कब करोगे, मैंडेटरी। इन उन लोग फिर भी गलत कर रहे थे, मैं बार बार कहते रह गया कि देखो बेटा, इसके लिए करना है, लेकिन फिर भी साले सब के सब, ये मैंडेटरी है। अब आप फ्री हो, जब भी यूनिटी फीडबैक लिखे आप फ्री हो, ऐसे कर सकते हो, और ऐसा ही करना है आपको। लेकिन एक बार ऐसे करो, एंड आफ्टर दैट यूज दैट ट्रिक। क्या बेटा, नीचे -10 करो ना, फिर वैल्यू बताओ ना। अरे नहीं नहीं नहीं, इसको नीचे ले जाके सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाँ, 10 अपॉन, जो नीचे ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना आप, ऐसे करना है उसको। तो यहां से क्या बचेगा, जी अपॉन 1 + g - g। पूरा लिखूं क्या? अब ठीक है। तो हमारा जी कितना आ गया इस मेथड से, वही जी, जी ऑफ एस है, कितना आ गया क्विक, 10 अपॉन s+1। ध्यान रखना इसको, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी, और यूनिटी फीडबैक है तो जी ऑफ एस लिखो या जी एच एस लिखो। ये याद रख लेना, लिख लेना बगल में, दिस ट्रिक इज ओनली वैलिड फॉर यूनिटी फीडबैक। हर बार मत लगा देना, दिस ट्रिक इज ओनली वैलिड फॉर यूनिटी फीडबैक, दिस ट्रिक इज ओनली वैलिड फॉर यूनिटी फीडबैक। आपको एस लिखा है अभी क्लास में, एक्चुअली एस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, बोर्ड पे देख लो एक बार, ये बाद में हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी में। एस कैसा क्वांटिटी है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट भी है, लेकिन जब भी आप एनालॉग पढ़ेंगे, जब भी आप नेटवर्क पढ़ेंगे, सिग्नल को छोड़कर, समझ में आया, सिग्नल को छोड़कर आप कुछ भी पढ़ो, आप ध्यान रखना आपका एस प्योरली इमेजिनरी होगा। सिग्नल को छोड़ दो बस, बाकी सब जगह पे ये वैलिड है, क्योंकि सिग्नल पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं आता। तो हमारे लिए पूरे सिलेबस में एस कितना है, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा डोमेन है, लिखने वाला काम हम बाद में भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, एस डोमेन, डोमेन मतलब हम किस में काम कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र। और राइट हैंड साइड वाला एफ डोमेन, फोरियर डोमेन। जब भी मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन पे जाने को कहूंगा लैपलास से, एस को क्या लिख लेना। अब लेट्स टॉक अबाउट डीसी। डीसी जानते हैं, अब यहां पे डीसी वाली कंडीशन को इंपोज कर दो। डीसी की कंडीशन में डीसी वोल्टेज, डीसी फ्रीक्वेंसी, डीसी करंट, ओमेगा कितना होता है, डीसी मतलब ओमेगा कितना, ओमेगा 0 रखो, एस की वैल्यू बताओ। ध्यान रखना है इसको, डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी कितना होता है भाई, स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हो आप, तो एस, एस भी 0 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा, ये फिजिक्स के गेट एग्जाम का क्वेश्चन है कि एस कैसा क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पक्का।
आपको ना वहां पे बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा, इवन मैं पढ़ाते पढ़ाते जानता था ये बात को, लेकिन कभी विजुअलाइज नहीं किया था। विजुअलाइज करने के लिए आप सब्जेक्ट को 1000 बार पढ़ाओ, 2000 बार पढ़ाओ, फिर नया सीखोगे। ये देखो, इसको कहते हैं आर्गन प्लेन, मैथ्स। फिर पोलर प्लेन पे जाओगे ना, जैसे ही आप पोलर प्लेन पे गए, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, आर्गन प्लेन से पोलर प्लेन पे जाने का मतलब जेड। जेड मतलब जेड ट्रांसफॉर्म। दैट इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन मैथ्स वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 12th, एंड दैट फ्रॉम लैपलास टू जेड ट्रांसफॉर्म। इतना ब्यूटीफुल है 11 12th का मैथ्स। लेकिन पढ़ाना चाहे तब, लेकिन अब लोग पढ़ा ही नहीं पा रहे। उन लोग बोल रहे हैं जेड ट्रांसफॉर्म कुछ नया है। नया तेरा सर, कुछ नहीं नया है, सब सिंपल है। ये दिख रहा है जेड, ये नॉलेज के लिए लिख रहा हूं मैं, जब मैं सिग्नल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इक्वल टू, आ रहा है अच्छे से? आर ठीक है, थीटा ठीक है, थीटा को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ये, बट मेरे को हाईलाइट ही करना था। वेट करो, ये थीटा को रिकॉग्नाइज तो करेगा नहीं, बट मेरे को हाईलाइट करना है ये। रिवर्स ऑस्मोसिस लग रहा है? हाँ बोल रहे हैं वो, फालतू नौटंकी देखो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। आर एट एन एंगल ऑफ, बताओ जल्दी, आर एट एन एंगल ऑफ, बस को हाईलाइट करना है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। अब सही है? लैपलास से ट्रांसफॉर्म खत्म। और लोग एकदम ये वाला, एक्चुअली मुझे हिंट कहां से मिला पता है? मैं सब बता दूंगा कहां से क्या क्या सीखा हूं मैं। ये है डीआरडीओ का न्यूमेरिकल। पूरा एस प्लेन दिया है, बोल रहा है इसका ट्रांसफॉर्म करके जेड डोमेन पे जाओ। तो मैं जानता था ऐसा तो होता ही है, पढ़ाया था उन लोगों को, लेकिन उस न्यूमेरिकल की वजह से, एक रेफरेंस न्यूमेरिकल, और आपका थिंकिंग प्रोसेस बदल जाना। ये आर्गन प्लेन्स टू पोलर प्लेन, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म है, और वो जेड ट्रांसफॉर्म है। सिंपल, इसलिए सर्कल आएगा वहां पे हमेशा, यहाँ पे पोल आएगा। पूरा एस प्लेन 2D प्लेन होगा वो, और ये होगा आपका पोलर प्लेन। तो साइड में ऐसा लिख लो, जब भी हम सिग्नल पढ़ेंगे तब ये काम आएगा। समझ में आया? कहां पे काम आएगा? सिग्नल, तो बगल में यहां पे लिख लेना सिग्नल्स एंड सिस्टम। तो जब जो जो सब्जेक्ट होगा तब काम आ जाएगा। सिग्नल कितने लोग का हो गया पूरा? फिर भी आना पड़ेगा, बाकी सब लोग तो आएंगे ही। हाँ आना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल वालों का सिग्नल का वेटेज भी 8 to 10 मार्क्स है। 8 मार्क्स तो है, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ, विष्णु सर बताएंगे कि फोरियर सीरीज काम आता है। वेटेज चेक करो सिग्नल का, 8 मार्क्स। तो ये 8 और वो 8। और एनालॉग का वेटेज चेक करोगे तो एनालॉग प्लस डिजिटल मिलाकर 8 मार्क्स आएगा। 7 मार्क्स कह रहे हैं, और A2D D2 को आप एक क्वेश्चन मान के चलो। तो ये मोर एफिशिएंट सब्जेक्ट है। 8 सिग्नल, वेट वेट, 8 सिग्नल एंड अप्रोक्सीमेटली 8 कंट्रोल। उसके बाद आप नहीं आ रहे हो तो आप जानो। हो गया इतना? ओमेगा का नाम लिखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का नाम क्या है? सिग्मा का नाम लिखो नेपियर, याद है क्या? पढ़ाया था ना? फिर पढ़ाएंगे हम नेटवर्क थ्योरी में, NEPER, नेपियर फ्रीक्वेंसी। नहीं, इसमें नहीं पढ़ना बेटा, इसमें सिर्फ जानकारी दे रहा हूं मैं। एंड एस का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। एस का नाम क्या है? नहीं, उसमें नहीं पढ़ना सिग्मा। वो एक जगह पे यूज कर लिया था बस, रियल एक्सिस में प्लॉट करने के लिए। पढ़ना नहीं हम लोग को कंट्रोल सिस्टम में। तो एस का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स
तो लिखा तो है यार, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी लिख लो। एक क्वेश्चन करो आप, पढ़ के आना बेटा, इस नेक्स्ट क्लास में ऐसा मत अंडर एस्टिमेट करना कि नहीं नहीं नहीं। आज विश्वकर्मा जयंती है क्या? तो बीआईटी की तो छुट्टी होगी। कहाँ बीआईटी में? तो कुछ खिलाते पिलाते हैं बच्चों को? टीचर लोग क्या दबाते हैं? किस्मत तो मतलब हम जाके खा सकते हैं मिठाई? अच्छा, खाना खिलाते हैं। चाबी कहाँ है? क्वेश्चन लिखो आप। एक क्वेश्चन करते हैं, क्लास ऑफ करेंगे, हम कल मिलेंगे क्लास पे। लैपलास ट्रांसफॉर्म थोड़ा पढ़ के आओगे? कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते ना तो फॉर्मूला देख के आ जाना सिर्फ। अब अगर आप उसको भी नहीं देख पाओगे तो फिर कैसे करें हम? लिखो। फाइंड द ओपन लूप डीसी गेन, कैपिटल डीसी। डीसी जब भी लिखोगे कैप्स लिखोगे। फाइंड द ओपन लूप डीसी गेन टू अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, to a unity feedback system whose closed loop transfer function is given by, whose closed loop transfer function is given by C of S divided by R of S is equal to C of S divided by R of S equal to, लिखना न्यूमरेटर में 2s+4 डिवाइड बाई s² + 6s + 13, s² +6s + 13। क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। टू अ यूनिटी फीडबैक। आगे देखो आप। नेक्स्ट टाइम पे इतने बार यूनिटी फीडबैक लिखना होगा सिलेबस में तो एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करो। ठीक है? CLTF, OLTF, UFB, G of S, GSHS = GHS, ऐसे यूज करना पड़ेगा। UFB मतलब क्या? बेटा इंजीनियर हो आप, ठीक है? और क्या कहूं बताओ, इंजीनियर है ना हम लोग। क्या मतलब, हम लोग पूरा बीटेक कंप्लीट करते हैं, पूरा टेक्निकल नॉलेज गेन करते हैं जितना गेन कर सकते हैं, यूपीएससी में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है? तब कहाँ जाता है, तब कितना चीज याद रखते होंगे हम। फिर हम लोग पायलट बन जाते हैं, फिर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, हम लोग बाबा बन जाते हैं। नहीं बना नहीं था बाबा, एक कुंभ में मिला था, वो भी है। हम ऐसे कौन से फील्ड में नहीं गए हैं बताना? उसके बाद नेवी भी ज्वाइन कर लेते हैं कुछ लोग, मैराइन डिपार्टमेंट। कोई ऐसा फील्ड बताओ, अगर अगर आजादी दे दी जाए तो फिर नीट का एग्जाम देकर डॉक्टर भी बन जाएंगे। नहीं? और कुछ बचा और? जोमेटो स्विगी के डिलीवरी वाले, उन लोग भी वही है जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। जितने स्टार्टअप होते हैं वो देखना आईआईटीज लोग डोमिनेट करते हैं, फिर एनआईटीज के सब इंजीनियर है ना। आईआईटी किसके लिए? हमारे लिए है ना। तो ऐसा तो मत बोलो कि एब्रिविएटेड फॉर्म हो गया करके। कॉन्ट्रैक्टर, वो भी इंजीनियर है। ठेकेदार, और क्या? तो यार ये तो मत बोलो कि इतना सारा हो गया, इतना सारा हो गया, है ना। सब कितना भी हो, हमारी माइंड की कैपेसिटी के बियॉन्ड तो नहीं जाएगा भाई। तो ये मत कहो कि इंजीनियर है मतलब कैसे याद करेंगे, आप ही याद करोगे ना, और थोड़ी नहीं याद करेगा। पूरे वर्ल्ड को रिवर्सलाइज करने का जो ठेका है हमने ले रखा है, और हम आए हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से, और फिजिक्स से ही केमिस्ट्री भी आई है। जब देखने लगा कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें एग्जांपल देता हूं, दो लोगों का नाम है मैडम क्यूरी विमेंस में,
एंड इधर पे माइकल फेरेडे सर का। केमिस्ट्री का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस जो चैप्टर है, जो एमएससी में पढ़ते हैं, वो नहीं जो चुन्नू मुन्नू लोग पढ़ा रहे हैं, वो नहीं, वो पूरा माइकल फेरेडे सर को ही डेडिकेट है। कैथोड एनोड जो वर्ड है वो भी उन्हीं का है। कैटायन एनायन जो शब्द है वो भी उन्हीं का है। फाइन। तो इंजीनियर्स लोगों ने सब कुछ चेंज किया, प्लेन हमने बनाया, एसी हमने बनाया, फैन हमने बनाया। और आप कह रहे हो सर यूएफबी नहीं आएगा हमको समझ में, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ऐसा नहीं है। सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या नाम था उसका? सिम का फुल फॉर्म, एटीएम का फुल फॉर्म। हाँ हाँ, तो ऐसे करके आप फुल फॉर्म कितने सारे याद हैं आपको, चेक तो करो एक बार। यूएसबी, यूएसबी बोलते हैं, अरे भाई यूएसबी देना, है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस। कितने फुल फॉर्म याद किए होंगे आपने? तो फिर ये तो मत कहो कि यूएफबी याद नहीं हो रहा है। सब याद करना है आपको। अगर आपको 10 सब्जेक्ट का वर्कलोड है तो 10 के 10 से बढ़ाने चाहिए। यही तो भ्रम दूर करने के लिए मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कि देखो मुझे आता है। ऐसा ना लगे इसको एक ही आता है और हमको पूरे देना है। मेरे को भी पूरा आता है। और एक और चीज है, आप पूरे सिलेबस को पढ़ लेना, जितने लोग तो खैर, ये बात कितने बात कहूंगा मैं, सिग्नल पढ़ा या नेटवर्क, डिजिटल, ईडीसी, एनालॉग, मैथ्स, और क्या, सब तो पढ़ा रहा हूं मैं। क्या फाइंड आउट करना था हमें? क्या फाइंड आउट करना था? ओपन लूप डीसी गेन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ऑप्शन लिखो। 3/7, 2/9, 4/9, 4/13। गुड। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। बोर्ड पे देखो एक बार। क्या है ये? यूनिटी फीडबैक है ना। जी अपॉन, ठीक है। ऊपर वाले जी को नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। जी को नीचे लेकर आओ, सब्ट्रैक्ट करो, ये पूरा टर्म नीचे लेकर जाओ और सब्ट्रैक्ट करो। तो न्यूमरेटर वाला टर्म रिमेन्स अनचेंज। डिवाइड बाई एस स्क्वायर। फर्स्ट टाइम है इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं, आने वाले वक्त में नहीं लिखूंगा मैं। सबको नीचे भेजो, सब्ट्रैक्ट करो। 2s - 4। सबको नीचे भेज कर सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे समझाएं इसको और? हो तो गया। सिंप्लीफाई करने से बताओ हमारा जी या जी एच एस, जी ऑफ एस कितना आ गया? इज इन न्यूमरेटर एंड होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s + 9। अब आप इसको ऐसे लिखो तो अच्छा, आप इसको जी एच एस लिखो तो भी अच्छा। वेयर एच इज वॉट? यूनिटी फीडबैक। ये दोनों सेम है बेटा। एच कितना है? जीरो कैसे हो जाएगा बेटा? फीडबैक कांट बी जीरो। एस इज इक्वल टू जीरो फॉर डीसी। डीसी गेन फाइंड आउट करना है ना। डीसी का मतलब फ्रीक्वेंसी कितना, ये सब मैं आगे नहीं बताऊंगा। हटाएं। आंसर बताओ। जितना एस दिख रहा है सबको जीरो रख लो। कितना आंसर आ गया? 4/9। गेट एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, हम पहुंच चुके हैं अब गेट एग्जाम्स के स्टार्टिंग पे। हो गया। फर्स्ट डे है तो इतना ही रखते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ के आना कल की क्लास में। यहीं तक रखें क्लास। फर्स्ट डे है ना। कल कॉलेज होगा। आज कॉलेज है। इधर नहीं जाना है। हाँ, कितने बजे जाना है? हाँ, कल की क्लास की टाइमिंग 7 to 9:30 के आसपास रहेगा। और जब मैं वहां से कम बैक करूंगा हैदराबाद से, तो आप जानते हो शेड्यूल क्या रहेगा। 2 घंटे के आसपास कंट्रोल, और 2 घंटे के आसपास सिग्नल एंड सिस्टम, हर दिन।
7 से 9, 9 बजे, 7 से 9 या 9:15 कंट्रोल मैक्सिमम चलेगा 9:15 तक। 9:15 से एक्सीड नहीं करूंगा मैं, कॉलेज जाना होगा आप लोग को। तो 7 to 9:15 कंट्रोल सिस्टम एंड 10 to 12 सिग्नल सिस्टम। ठीक है, क्लास ठीक था? जितना पढ़ाया बिना पढ़े नहीं आना।